लॉगिन हो गया आप? Good morning, sir. Good morning to everyone. Good morning, sir. Good morning. So लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इनपुट बफरिंग स्कीम, ठीक है। सो लास्ट टॉपिक जो बताया था आपको सेंटिनल। सो व्हाट इज द सेंटिनल? सेंटिनल क्या होती है? व्हाट इज द सेंटिनल? कोई बताएगा? बेनू बताओ, व्हाट इज सेंटिनल? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आयुष? Yes, sir. व्हाट इज सेंटिनल? Yes. सर सेंटिनल एक कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है कि एक बफर खत्म हो गया है और फिर हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अगले बफर से। एंड ऑफ फाइल। ठीक ठीक, वेरी गुड सर एंड ऑफ फाइल एक कैरेक्टर की तरह उसे डिनोट कर सकते हैं। एंड ऑफ फाइल जो है, एंड ऑफ फाइल हमने एक कैरेक्टर लिया हुआ है और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ईओएफ ही लो, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। बस सेंटिनल क्या है? एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ए रिप्रेजेंट करता है कि ए फर्स्ट बफर एंड हो चुकी है, ठीक है ना, एंड ऑफ द फर्स्ट बफर। और इसमें दो पॉइंटर काम करते हैं, फॉरवर्ड पॉइंटर और बिगिनिंग पॉइंटर। तो फॉरवर्ड पॉइंटर जैसे ही आगे बढ़ता रहेगा तो व्हेन फॉरवर्ड पॉइंटर फाइंड द ईओएफ और एंड ऑफ द बफर, तो फॉरवर्ड पॉइंटर ही जब किसी ऐसे कैरेक्टर को डिटेक्ट करेगा जिसको हमने एंड ऑफ बफर के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो भाई उससे वो क्या बताएगा कि हमारी बफर क्या हो गई है, वो एंड हो गई, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू लोड द सेकेंड बफर। तो ये मैंने आपको बफरिंग स्कीम बता दी। अब इसमें ये आपको एल्गोरिथम याद रखने हैं सेंटिनल वाले, कि फर्स्ट बफर लोड कैसे होता है, फॉरवर्ड पॉइंटर कैसे आगे इंक्रीमेंट करता है, और व्हेन फॉरवर्ड पॉइंटर फाइंड द सेकेंड बफर को कैसे स्टार्ट कब करेगा वो, ठीक है ना। व्हेन इट फाइंड द सेंटिनल देन इट बिगिन द सेकेंड बफर। पहले लोड करेगा उसको, फिर फॉरवर्ड पॉइंटर सेकेंड बफर के बिगिनिंग में फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने बताया था आपको एक और चीज, सिंगल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर। तो सिंगल पास कंपाइलर एंड मल्टी पास कंपाइलर में मैंने आपको डिफरेंस बता दिए थे। अब यहाँ पर एक चीज है कि जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि विद द मल्टी पास कंपाइलर वी कैन सॉल्व दिस टू बेसिक प्रॉब्लम। तो किस तरह की बेसिक प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं मल्टी पास कंपाइलर के थ्रू? तो इस डायग्राम में मैंने बताया था आपको कि अगर हम मेरे पास if we want to design a compiler for different programming language for the same machine, ठीक है, if you want to design a compiler for different अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अगर हम लोग कंपाइलर को डिजाइन करना चाहते हैं, बट मशीन क्या हो, मशीन सेम मशीन के लिए, तो मुझे यहाँ पर फ्रंट एंड को सिर्फ डिजाइन करना पड़ेगा और सबके लिए मशीन क्या है हमारे पास, जो यानी कि हमने यहाँ पर फ्रंट एंड और बैक एंड टू पास में डिवाइड कर दिया कंपाइलर को। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वी हैव टू डिजाइन द फ्रंट एंड। जैसे फ्रंट एंड 1 लिखा हुआ है फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1, फ्रंट एंड 2 फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2, इसी तरह 3, 4। तो हमने अलग अलग फ्रंट एंड डिजाइन कर लिया डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, वी हैव द सिंगल मशीन। तो एक मशीन पर बैकएंड को मुझे बार बार उसको डिजाइन नहीं करना है। तो ये दिस इज द फर्स्ट पास एंड दिस इज द सेकेंड पास। दूसरी क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर कि सपोज मान लो कि हमारे पास सिंगल एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
बट मशीन क्या है हमारे पास डिफरेंट है, तो ओनली वी हैव टू डिजाइन द वन फ्रंट एंड एंड बैक एंड आपको अलग अलग मशीन के लिए उसको डिजाइन करना पड़ेगा। सो दिस टास्क कैन ओनली पॉसिबल इन द मल्टी पास कंपाइलर। जैसे कि जावा में होता है कि जावा में फर्स्ट वाली पास में लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट सारे एक जगह कमांड कर दिया गया है और ओनली वी गेट द इंटरमीडिएट कोड जो कि बाइट कोड बोलते हैं। ये फर्स्ट पास में काम हुआ। सेकेंड वाली पास में क्या होता है कि जो भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ उसको हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये सेकेंड पास में होता है काम है। तो यहाँ पर ये मल्टी पास कंपाइलर हमने इसको बोल दिया, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है क्रॉस कंपाइलर। एक कंपाइलर का नाम है जिसको बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर, ठीक है। सो व्हाट इज द क्रॉस कंपाइलर? जैसे कि आप मोबाइल में एंड्रॉयड फोन चलाते हो, एंड्रॉयड में क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन है क्या उस मोबाइल पर ही डेवलप किए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि आप जो भी एप्लीकेशन है एंड्रॉयड वाली, एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो उसके जो भी एप्लीकेशन है उसको हमने विंडोज पर इंप्लीमेंट किया, कंपाइल किया और उसको हम लोग एग्जीक्यूट कहाँ कर रहे हैं? एंड्रॉयड फोन पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है कि भाई जो भी एप्लीकेशन है आपने विंडोज 7 पर उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है, कंपाइल किया हुआ है, लेकिन कंपाइल करने के बाद जो फाइनल जो टारगेट कोड है उसको आप एग्जीक्यूट कहाँ कर रहे हो? उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो आप अपने स्मार्टफोन पर एग्जीक्यूट कर रहे हो जिसके प्लेटफॉर्म क्या है? एंड्रॉयड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किस तरह की कंपाइलर काम आएगी? इसको बोलेंगे क्रॉस कंपाइलर। तो क्रॉस कंपाइलर की डिफिनेशन क्या होती है? अ क्रॉस कंपाइलर इज अ कंपाइलर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल कोड फॉर अ प्लेटफॉर्म अदर देन वन ऑन विच द कंपाइलर इज रनिंग। भाई आपकी कंपाइलर रन कहां पर हो रही है? विंडोज पर, ठीक है। और उसकी एग्जीक्यूटेबल कोड एग्जीक्यूट कहां हो रही है? उसकी एंड्रॉयड पर हो रही है। तो इस तरह की कोड जो कि हम बोल रहे हैं कि भाई एग्जीक्यूटेबल कोड जो कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट हो रही है, उस कोड को बना करके किसने दिया? क्रॉस कंपाइलर ने, ठीक है। सो क्रॉस कंपाइलर का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी एप्लीकेशन को कंपाइल कर रहे हैं किसी वन प्लेटफॉर्म पर और जो भी कोड आ रहा है उसको हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह के कंपाइलर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रॉस कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर ये जो सेकंड पास हम मानते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेटर, हाँ हाँ उसको अगर तो सर वो तो जैसे वो बैकएंड है तो वो असेंबलर डिपेंडेंट होता है ना सर, वो तो मशीन के। हाँ हाँ वो डिपेंडेंट होता है, लेकिन मान लो कि जो आपके पास इंटरमीडिएट कोड जो आया तो उस इंटरमीडिएट कोड को उस मशीन के अकॉर्डिंग तो आपको करोगे ना, अगर डिफरेंट मशीन पर अगर चलाना है तो। अच्छा हाँ हाँ सर हाँ। जो इंटरमीडिएट कोड आया उसको तो आप उस मशीन के अकॉर्डिंग तो चेंज करोगे ना। यही तो बात है, आप जो बात बोल रहे हो मैं भी वही बात बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि भाई डिफरेंट मशीन है और सबकी आपकी आर्किटेक्चर क्या अलग है, तो लेकिन उसके अनुसार आपको तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ तो वो सर बैकएंड चेंज हो जाएगा, फ्रंट एंड वही रहेगा। हाँ फ्रंट एंड वही रहेगा, बैक एंड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ना। तो मतलब यही बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपके पास वो तो फ्रंट एंड वाला काम तो नहीं करना पड़ा ना आपको। हाँ सर। फ्रंट तो ये काम क्या हो गया हमारे पास, इसमें इजी हो गया काम, इसमें मतलब ये 2 पास में आप काम कर रहे हैं आप, ठीक है ना। ठीक है। तो अब जो है तो नेक्स्ट जो टॉपिक है टोकन रिकॉग्निशन स्टेप्स, ठीक है। कोई भी टोकन रिकॉग्नाइज कैसे होती है, तो ब्लैक बोर्ड पर ही मैं यूज कर रहा हूं, आपको इसमें नोट करते रहना पड़ेगा क्योंकि मोस्टली देखो कंपाइलर में ज्यादातर आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे। अब तो ये जो टॉपिक है टोकन रिकॉग्निशन स्टेप्स, इसको बोलते हैं, मान लो कि हाउ टू बिल्ड अ स्कैनर, हाउ टू बिल्ड अ स्कैनर, ठीक है भाई। ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा ना आपको? यस सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यस ठीक है। तो हाउ टू बिल्ड अ स्कैनर, स्कैनर का मतलब क्या है? यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर की बात करते हैं।
यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर को हम लोग बिल्ड कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो नंबर 1 फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई a valid token, tokens, ठीक है, of a given language, in terms of regular expression, ठीक है। देखो यहां पर मेरा हेडिंग क्या है, हाउ टू बिल्ड अ स्कैनर। स्कैनर का मतलब लेक्सिकल एनालाइजर मुझे बनाना है, तो उसको हम लोग बिल्ड कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अभी बात क्या कर रहे हैं भाई, लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है। लेक्सिकल एनालाइजर सोर्स कोड रीड किया उसने, उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद टोकन बनाया, ठीक है। लेकिन हम इसको बिल्ड कैसे करेंगे इसको, जो कि भाई उसको रीड करेगा और रीड करने के जैसे रीड कर लिया उसने, और जो भी उसके पास स्ट्रिंग आया, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आया, उसको बता रहा है कि भाई ये मीनिंगफुल है या नहीं है, और उसके बाद वो टोकन बना रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होती है इसमें, स्पेसिफाई अ वैलिड टोकन्स ऑफ अ गिवन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। जो भी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या जावा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, यहाँ लैंग्वेज का मतलब क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जो भी वैलिड टोकन्स होते हैं, वैलिड टोकन का मतलब क्या होता है, यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सोर्स कोड, ठीक है। तो चलो मैं इसको आप देखते रहिए, आपको हाँ स्पेसिफाई अ वैलिड टोकन ऑफ अ गिवन लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। टोकन्स का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम, उसको हम लोग किस तरह कैसे डिस्क्राइब करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। नंबर टू क्रिएट और एनडीएफए from the regular expression, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या, मैंने क्या बोला, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया है। यहां पर किसी भी टोकन को आपको डिस्क्राइब करना है, उसको उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है टोकन की, ठीक है ना। तो हम लोग किसके थ्रू लिखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू। नंबर 2 हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लिया, ठीक है। क्रिएट अ एनडीएफए फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन। अब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के बाद उसके हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एनडीएफए में। दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप क्या है, व्हाट इज द थर्ड स्टेप, कन्वर्ट एनडीएफए टू अ डीएफए, ठीक है। दिस इज द थर्ड स्टेप, कन्वर्ट। अब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन से एनडीएफए बना लिया, एंड कन्वर्ट एनडीएफए टू डीएफए। यानी कि डीएफए क्या है यहाँ पर, दिस इज द डीएफए एंड दिस डीएफए इज द स्कैनर। तो स्कैनर का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्सिकल एनालाइजर बनाने के ये 3 स्टेप्स होते हैं। अब यही लिखा हुआ है स्लाइड्स में, यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ स्लाइड्स में, टोकन रिकॉग्निशन स्टेप। यानी कि टोकन को रिकॉग्नाइज करने की स्टेप्स क्या होती है। नंबर 1, द आइडेंटिफाइड टोकन इज एसोसिएटेड विथ अ पैटर्न which can be further specified using regular expression। किसी भी लैंग्वेज में जो टोकन होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है, एवरी टोकन इज एसोसिएटेड विथ एनी पैटर्न, किसी न किसी पैटर्न से वो एसोसिएटेड होती है। और इस पैटर्न को हम लोग किससे स्पेसिफाइड करते हैं, यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं इसको। स्टेप नंबर 2, फ्रॉम द रेगुलर एक्सप्रेशन
वी कंस्ट्रक्ट एन एनएफए यूजिंग थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल्स। अब बताऊंगा मैं कि व्हाट इज द थॉमसन कंस्ट्रक्शन रूल्स क्या होती है, आपने में भी पढ़ा होगा आपने ऑटोमेटा में। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। एंड थर्ड वाली स्टेप्स क्या है, द एनएफए इज कन्वर्टेड इनटू डीएफए यूजिंग सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, एंड फोर्थ स्टेप इज द डीएफए इज मिनिमाइज्ड यूजिंग मिनिमाइजेशन एल्गोरिथम, जो कि आप मिनिमाइज्ड डीएफए बोलते हो। एंड द मिनिमाइज्ड डीएफए इज टर्न्ड इनटू कोड दैट इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टोकन। और जो आपने मिनिमाइज्ड डीएफए जो बनाया हुआ है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इज कन्वर्टेड इनटू द कोड, जो सी की कोड बोलोगे आप। और वही कोड क्या करेगा, दिस कोड इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टोकन। यानी कि बेसिक क्या देखा आपने कि सी की लैंग्वेज हो या जावा की लैंग्वेज हो, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, उसकी पैटर्न को फर्स्ट स्टेप में स्पेसिफाई करने का तरीका क्या है, कौन सा तरीका है, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये डायग्राम मैंने बना रखा है यहाँ पर, देखो कि किसी भी टोकन को रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टेप्स क्या है। सब फर्स्ट स्टेप हमारे पास टोकन को रिकॉग्नाइज करना है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन, देन एनएफए, एनएफए कन्वर्ट किसमें होगा, डीएफए, एंड डीएफए इज कन्वर्ट टू मिनिमाइज डीएफए। और आपकी जो डीएफए बनी, और ए डीएफए किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक कोड के फॉर्म में, सी कोड के फॉर्म में। और वो कोड क्या करेगा, वो इट रिकॉग्नाइज द टोकन। ठीक है, तो भाई ये क्या हो गया, दिस इज द बेसिक स्टेप्स फॉर बिल्डिंग द लेक्सिकल एनालाइजर, जिसको हम लोग स्कैनर भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि लेक्सिकल एनालाइजर जो डीएफए, जो लास्ट वाली स्टेप आई डीएफए मिनिमाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, यानी कि अब आपको स्टडी क्या करनी है, आपको स्टडी करनी है कि व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है भाई। उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए। एक एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे उसको। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन को एनएफए में कन्वर्ट कर लिया, फिर हाउ टू कन्वर्ट द एनएफए टू डीएफए, डीएफए में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो डीएफए में हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका मतलब हमने किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न के लिए हमने लेक्सिकल एनालाइजर को बना लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज द लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, और मैं बताऊंगा आपको लेक्स, एक कंपाइलर जो होता है, लेक्स कंपाइलर होती है, LEX, लेक्स कंपाइलर which is used for designing the compiler for only for the first phase। अगर आपको फर्स्ट फेज क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर, यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर से रिलेटेड अगर आप कंपाइलर कोडिंग करना चाहते हो, भाई लेक्सिकल एनालाइजर क्या बोलता है कि आप जो है किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करो और वो क्या बताएगा कि टोकन है या नहीं है। यानी कि इस काम को हम लोग लेक्स कंपाइलर के थ्रू कर सकते हैं। सो लेक्स कंपाइलर इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट फॉर द फर्स्ट फेज, फॉर दिस इज द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन टूल। For every phase we have the compiler construction tool through which we can implement every phases। ठीक है, तो फर्स्ट वाली फेज के लिए लेक्सिकल एनालाइजर के लिए हमारे पास जो टूल है, उस टूल का नाम क्या है, लेक्स टूल। उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे कि भाई कैसे करना है। ठीक है ना, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, और क्यों करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि टोकन को रिकॉग्नाइज करने की स्टेप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई, सबसे पहले लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है, किस फॉर्म में, रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में करना है, तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट किस में होती है भाई, एनएफए में कन्वर्ट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन टू एनएफए। फिर उसके बाद एनएफए को कन्वर्ट करना है डीएफए में, देन ये भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट द एनएफए टू डीएफए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, भाई ये जो ब्लैक बोर्ड पर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको आप लोग नोट करते रहना।
ठीक है ना। और सिर्फ आप जो है ये जब भी आप बैठा करो क्लास लेने के लिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखते रहा करो, सुनते रहा करो, सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपाइलर में आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है, ठीक है ना। सिर्फ सुनते रहोगे, दिस इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, पहले मैं बता दे रहा हूं आपको। जो भी थ्योरी था, अब थ्योरी खत्म होने वाला है, जो भी बेसिक थ्योरी थी, आपको इसमें प्रॉब्लम सोल्व करने हैं, आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप सिर्फ देखते रहोगे, ऑडियो सुनते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, तो उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं उसको साथ साथ में नोट करते चलो। अब मैं इस क्वेश्चन को जरा पूछ रहा हूं कि किसी को समझ में आया कि नहीं आया। अजय कुमार, अजय कुमार, यस सर बोलिए। हाँ, आप बताओ कि व्हाट इज द स्टेप्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द टोकन। सर पहले तो सर हम वैलिड टोकन्स जो रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से लेते हैं, ठीक है, फिर क्रिएट करते हैं NDFS। थोड़ी आवाज अपनी ना साउंड बढ़ाओ, ठीक है ना, जोर से सर बोलो। फुल है सर, ऑलरेडी फुल है। हाँ हाँ बोलो, आवाज आ रही है। सर इसमें ये होता है, पहले तो जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसमें टोकन पहले छांटते हैं, मतलब सॉरी, हाँ सर, वैलिड टोकन निकालते हैं, उसके बाद फिर हम NDFA बनाते हैं, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से, उसके बाद हम लोग NDFA से क्रिएट करते हैं DFA में, मतलब डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में। यही होता है सर। चलो, आपने कुछ तो समझा, अच्छी बात, वेरी गुड। इशिका अग्रवाल, इशिका अग्रवाल, चलो गायब हो गई। तो मैं यही बताया कि आपको देखो रेगुलर एक्सप्रेशन की जरूरत क्यों है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या, एक है आपके पास टूल प्रोवाइड करेगा कि आप किसी भी लैंग्वेज को, लैंग्वेज की एक्सप्रेशन कोई स्ट्रिंग है या लैंग्वेज, उसको कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इसकी डिफिनेशन में लिखा हूं ब्लैक बोर्ड पर। तो सबसे पहले आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, नहीं अभी नहीं। तो इसकी डिफिनेशन नोट कर लो। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ वे, ठीक है, टू रिप्रेजेंट or the string or words, the string or words of a given language, of a given language, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है यहां पर, व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग और वर्ड्स ऑफ अ गिवन लैंग्वेज, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, उसकी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू यूज करेंगे। उसको हम लोग उस स्ट्रिंग को या वर्ड्स को एक्सप्रेस करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्लाइड्स में यही लिखा हुआ है, regular expression are mathematical symbolism which describe the set of strings of specific language। भाई यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, लैंग्वेज का मतलब बात कर रहे हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज की, कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती क्या है, वो तो स्ट्रिंग ही होती है। या इंटीजर लिख रहे हो आप, वाइड लिख रहे हो आप, मेन लिख रहे हो आप, या प्लस प्लस लिख रहे हो आप, कुछ भी लिख रहे हो आप, तो उसकी जो स्ट्रिंग्स है उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे आप, उसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एंड यूजफुल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग टोकन। अब दूसरी लाइन आगे देखो, दूसरी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, अब हमने बोल तो दिया भाई क्या कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक वे है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रिंग को डिराइव करेंगे, बताएंगे उसको। अब दूसरा क्या, कैसे बताएंगे उसको भाई, it provides an useful notation
फॉर रिप्रेजेंटिंग टोकन। जो टोकन की बात कर रहे हैं हम लोग, टोकन का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, जो कि किसी पैटर्न को मैच करता हो, ठीक है। तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू ही क्यों करेंगे हम, ऐसा क्या है इसमें? तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द नोटेशन, इट प्रोवाइड्स द यूजफुल नोटेशन थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द टोकन, ठीक है। अब भाई ये नोटेशन अगर प्रोवाइड करता है तो नोटेशन है क्या, उसी को आपको क्या करना है, समझना है। सो हियर आर सम रूल्स दैट डिस्क्राइब definition of the regular expression over the input set denoted by sigma। भाई आपने ऑटोमेटा पढ़ा हुआ है, सिग्मा क्या है यहाँ पर, दिस इज द इनपुट नोटेशन। अब अच्छा, ये तो मैंने बोल दिया भाई कि क्या होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर ग्रामर क्या होती है, व्हाट इज द रेगुलर ग्रामर, तो इसकी भी आप डिफिनेशन नोट कर लो। व्हाट इज द रेगुलर ग्रामर, रेगुलर ग्रामर, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया एंड दिस इज रेगुलर ग्रामर। अ ग्रामर इज रेगुलर, अ ग्रामर is regular, a grammar is regular if it can be, if it can be expressed, if it can be expressed in terms of, in terms of regular expression, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द रेगुलर ग्रामर, क्या हो गया, अ ग्रामर इज रेगुलर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ये हो गया आपका, ये दिस इज द अ ग्रामर इज रेगुलर, एक मिनट इसकी थोड़ी सी गलत हो, और ग्रामर इज रेगुलर इफ इट हैज रूल्स ऑफ द फॉर्म ए डिराइव स्मॉल ए और ए डिराइव स्मॉल ए बी, ठीक है। वो डिफिनेशन गलत हो गई थी। रेगुलर ग्रामर क्या होती है, अ ग्रामर इज रेगुलर इफ इट हैज रूल्स ऑफ द फॉर्म। जो भी ग्रामर्स में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, उनकी रूल्स किस फॉर्म में लिखी जाएगी, ए डिराइव स्मॉल ए और कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए बी, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज द प्रोडक्शन। आगे पढ़ोगे आप, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, राइट लीनियर ग्रामर। हाँ, तो ये जो भी ग्रामर है आपके पास, इस ग्रामर की रूप इस फॉर्म में डिस्क्राइब की जाएगी। जैसे कि क्या बोलते हैं आपके पास लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए, यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है ना। तो जो भी रेगुलर ग्रामर होगी तो ग्रामर की रूल्स इसी फॉर्म में लिखी जाएगी, ठीक है। थर्ड क्या है यहाँ पर, द थर्ड डिफिनेशन इज रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज। तो व्हाट इज द रेगुलर लैंग्वेज, कोई बताओ रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज जनरेटेड बाय अ रेगुलर ग्रामर इज कॉल्ड रेगुलर। देखो यहां पर क्या है, रेगुलर लैंग्वेज यानी कोई सी भी लैंग्वेज अगर रेगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, अ लैंग्वेज इज रेगुलर, अ लैंग्वेज इज रेगुलर if it can be expressed, if it can be expressed in terms of
रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर जो भी लैंग्वेज है, इफ दिस लैंग्वेज इज रेगुलर, अगर वो लैंग्वेज रेगुलर है, इसका मतलब वो एक्सप्रेस किसके टर्म्स में किया जाएगा? तो किसके टर्म में किया जाएगा? रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में किया जाएगा वो, ठीक है। तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन में जो नोटेशंस होते हैं, तो ये मैंने 3 चीज बताई आपको। सो व्हाट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर क्या होता है, और रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है कि किसी भी लैंग्वेज को, उसकी स्ट्रिंग्स को, उसकी टोकन को डिस्क्राइब करने का एक वे प्रोवाइड करता है, एक टूल्स प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। रेगुलर ग्रामर क्या है? अ ग्रामर इज रेगुलर कब होगा? इफ इट हैज द रूल ऑफ द फॉर्म। जो भी आपके पास एक फॉर्म लिखा हुआ है, इसी फॉर्म में उसके रूल्स लिखोगे, ठीक है। रेगुलर लैंग्वेज क्या है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि उसको एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब इसकी नोटेशन क्या होती है? रेगुलर एक्सप्रेशन की नोटेशंस क्या क्या होते हैं? तो यहां पर लिखो, इफ स्मॉल आर इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मान लो कि स्मॉल आर क्या है? इज रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसकी लैंग्वेज कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? कैपिटल एल स्मॉल आर, कैपिटल एल स्मॉल आर, दिस इज द लैंग्वेज, दिस इज द लैंग्वेज, ठीक है। जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर मान लो कि कोई सा भी रेगुलर एक्सप्रेशन अगर स्मॉल आर दिया हुआ है, तो उसकी लैंग्वेज कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग? कैपिटल आर एंड इनसाइड द ब्रैकेट आर, दिस इज द लैंग्वेज। ये क्या है? दिस इज द लैंग्वेज एंड जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि हमारे पास फाइल है, व्हाट इज द फाइल? फाइल क्या होती है? फाइल इज और रेगुलर एक्सप्रेशन, और ये क्या बताती है? फाइल का मतलब क्या हुआ? अगर फाइल रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब एक किस तरह की लैंग्वेज देगी? दैट corresponds to empty language। फाइल का मतलब किस तरह की लैंग्वेज है, ठीक है। फाइल का मतलब, अगर फाइल क्या है? फाइल इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट corresponds to empty language, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज नहीं है वहां पर, यानी कि आपके पास, इसको हम लोग करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, यानी कि फाइल है, इसमें किसी भी तरह की इसमें लैंग्वेज नहीं, एम्प्टी लैंग्वेज बोलेंगे इसको। एप्सिलॉन का मतलब क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन? अगर एप्सिलॉन है आपके पास, इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो एक किस तरह की लैंग्वेज देगी? बताओ। इफ एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? बताओ, कोई बताओ। empty, क्या एम्प्टी? empty, एम्प्टी तो मैंने बता ही दिया। फाइल है आपके पास, फाइल है, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? एम्प्टी लैंग्वेज होगी। अगर एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन, तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? सर नल। मतलब नल का मतलब क्या हुआ, ये तो बताओ भाई। सर सिर्फ एप्सिलॉन आएगा सर सेट में। हाँ, मतलब एप्सिलॉन आएगा। कहाँ पर एप्सिलॉन? हम लोग सिर्फ ऐसे लिखेंगे, सेट में ऐसे लिखेंगे, या कैसे लिखेंगे? नहीं सर, सर सेट में एप्सिलॉन नीचे वाला सर, सेट में एप्सिलॉन। सिर्फ करली ब्रेसेस आएंगे, सिर्फ करली ब्रेसेस आएंगे, सिर्फ करली ब्रेसेस, सिर्फ करली ब्रेसेस आएंगे? नहीं सर, सेट में एप्सिलॉन आएगा। सेट में एप्सिलॉन आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बताओ, इसका मतलब क्या होगा? मतलब भाई ये इस जैसे देखो, इन दोनों में बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में
सर एप्सिलॉन एक एलिमेंट की तरह आएगा इसमें। मतलब एक ऐसा देखो एप्सिलॉन सर एक स्ट्रिंग हो एलिमेंट होगा। जाएगी उस लैंग्वेज की। मतलब एप्सिलॉन का मतलब एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या है, 0 है, यस सर, 0। यस सर। यही है ना। और यस सर। और 5 का मतलब क्या है भाई, वो लैंग्वेज ही नहीं है, वो एम्प्टी कुछ भी लैंग्वेज नहीं है। है। यस सर। और एप्सिलॉन का मतलब है स्ट्रिंग है लेकिन लेंथ क्या है उसकी, 0। लेंथ 0 है। हाँ, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, तो ये देखो 5 हुआ या एप्सिलॉन हुआ, ये क्या है, ये भाई ये बता कौन रहा है, ये जो नोटेशन है ये हमने नहीं बनाया हुआ, ये रेगुलर एक्सप्रेशन ने बताया हुआ है कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को 0 दिखाना है लैंग्वेज में तो आप ऐसे दिखाओगे, एम्प्टी दिखाना है तो आप ऐसे दिखाओगे। ठीक है, अगर मान लो कि नंबर थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कि सपोज स्मॉल a इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसकी लैंग्वेज हम कैसे दिखाएंगे। अगर स्मॉल a रेगुलर एक्सप्रेशन है तो लैंग्वेज कैसे दिखाएंगे, इसकी सेट में क्या आएगा, इसकी सेट में क्या आएगा, स्मॉल a आएगा, यही आएगा ना भाई। स्मॉल a का मतलब क्या है, कोई सा भी एक सिंबल है, तो ये लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज जनरेट करेगी, स्मॉल a किस तरह की लैंग्वेज जनरेट करेगी, क्या करेगा स्मॉल, भाई एक करली ब्रेसेस के अंदर क्या आ जाएगा, स्मॉल a। ठीक है, अगर मान लो फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूं कि इफ स्मॉल r एंड स्मॉल s इज रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर स्मॉल r एंड स्मॉल s अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन ये r प्लस s क्या होगा, व्हाट इज द r प्लस s, r प्लस s आर कॉमा एस आएगा सर सेट में, आर कॉमा एस आएगा सेट में। तो इसकी लैंग्वेज जो जनरेट होगी किस तरह की होगी भाई, लैंग्वेज जो रेगुलर एक्सप्रेशन, बताओ, r प्लस s सेट में एल में आर कॉमा एस आएगा, आर कॉमा एस आएगा सर, आर प्लस एस का आर कॉमा एस आप ये करली बताओ, ब्रेसेस के अंदर। ये प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब अगर प्लस और होता है या तो यूनियन, आर आएगा या यूनियन, फिर एस आएगा। है? यूनियन। हाँ, वेरी होता गुड। है सर। देखो r प्लस s का मतलब क्या है, एक r हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है और एक दूसरा क्या है, s हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, और r प्लस s का मतलब क्या हुआ, यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि किसका किसका यूनियन, r का यूनियन एंड s का यूनियन, दोनों का यूनियन आ जाएगा, और यूनियन आने के बाद जो भी रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल आर यूनियन एल एस। ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है r और दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन है s, तो r प्लस s का मतलब क्या हुआ, तो भाई r जो लैंग्वेज जनरेट करेगा वो क्या करेगा, ये जनरेट करेगा एल आर, और जो s की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, एल एस होगी, और r प्लस s का मतलब क्या हो गया, r प्लस s का मतलब हो गया यूनियन। तो जो यूनियन आएगा, दिस लैंग्वेज जनरेटेड बाय द r प्लस s, दोनों का आप यूनियन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 में अभी यहां पर मैंने लिखा हुआ है r प्लस s, सॉरी फोर्थ हो गया, फिफ्थ नंबर। अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, r मल्टीप्लाई s, सॉरी अब मल्टीप्लाई नहीं बोलूंगा मैं, r डॉट s। ठीक है, अगर r डॉट s अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है, इज रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये किस तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करेगा, ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉनकेटेनेशन। क्या बोलते हैं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेटेनेशन। ठीक है ना, डॉट का मतलब क्या होता है, कॉनकेटेनेशन। ठीक है, तो यहां पर जो लैंग्वेज जनरेट होगी ये किस तरह की होगी, एल आर डॉट